इटली में फाशिज्म और मुसोलिनी के उत्कर्ष और तत्कालीन यूरोप और विश्व पर पड़े प्रभाव के बाद आज हम देखेंगे जर्मनी में हिटलर एवं नाज़ी दल का उत्कर्ष। जैसा कि हम पिछले काफ़ी अध्यायों में ये देख चुके हैं कि फर्स्ट वर्ल्ड वार से पहले जो परिस्थितियाँ थी वो फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद बदल गई और कई सारे यूरोपियन, एशियन और लैटिन अमेरिकी देशों के अंदर सत्ता में परिवर्तन हुए या सत्ता के खिलाफ में विद्रोह हुए या कुछ सत्ताएं बहुत ज़्यादा मजबूत हो गई। यानी कि अब सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का जो कंसेप्ट है वो अब काम में आने लगा। जो शक्तियां सर्वशक्तिमान थी उनका ही बोलबाला रहा। तो किस प्रकार से एडॉल्फ हिटलर ने इन बदली हुई परिस्थितियों में अपने आप को एक नायक के रूप में, एक अधिनायक के रूप में और एक डिक्टेटर के रूप में अपने आप को प्रस्तुत किया और जर्मनी पर एकाधिकार ही नहीं किया बल्कि उसने अपना और अपने दल का इस प्रकार से प्रचार प्रसार किया, इतनी मजबूती दी कि द्वितीय विश्व युद्ध दुनिया को झेलना पड़ा। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे हिटलर एवं नाज़ी दल का उत्कर्ष। एडोल्फ हिटलर का जन्म 20 अप्रैल 1889 ईस्वी को ऑस्ट्रिया के एक छोटे से शहर ब्रानो में एक निम्न मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ था। उसके पिता सामान्य सीमा शुल्क अधिकारी थे। उसके माता पिता चाहते थे कि वह असैनिक सेवा में प्रवेश करे, परंतु 1908 में वह वियना में वास्तुकला का अध्ययन करने चला गया। तथापि एंट्रेंस एग्ज़ाम प्रवेशिका परीक्षा उत्तीर्ण होने में असमर्थ रहने के कारण वह मानचित्रकार, जिसे हम नक्शा नवीस कह सकते हैं, तथा अलंकृत करने वाला बन गया। नक्शा नवीस और अलंकृत करने वाला बन गया। जब कभी भी उसकी नौकरी छूट जाती थी, क्योंकि उसके व्यवहार के कारण ऐसा होता था, बहुधा ऐसा होता था, तब वह इसके लिए यहूदियों व समाजवादियों को दोष देता था। प्रथम विश्व युद्ध के समय वह साधारण सैनिक के रूप में जर्मन सेना में भर्ती हो गया। कुछ समय तक उसने फौज में कारपोरल के पद पर कार्य किया और इसी पद पर रहते हुए उसने बड़ी बहादुरी और कर्तव्यपरायणता से काम किया, जिसके फलस्वरूप 1918 ईस्वी में उसे वीरता के लिए प्रथम श्रेणी का आयरन क्रॉस फर्स्ट क्लास प्रदान किया गया। युद्ध के अंतिम महीनों में जब वह घायल होकर सैनिक अस्पताल में पड़ा हुआ था, तभी उसे जर्मनी की पराजय और उसके पश्चात कैसर विलियम के सिंहासन परित्याग तथा जर्मनी में नई गणतंत्रीय सरकार की स्थापना के समाचार मिले, जिससे उसको बड़ा आघात लगा। सैनिक अस्पताल से निकलकर राजनीति में प्रवेश करने का दृढ़ निश्चय करके हिटलर पुणे म्यूनिख पहुंचा। मई 1919 ईस्वी में हिटलर को क्षेत्रीय सेना के अंतर्गत सूचना एवं प्रसारण विभाग में कार्य करने का अवसर मिला। उसका मुख्य कार्य विभिन्न राजनीतिक दलों की गतिविधियों की सूचना उच्च अधिकारियों को देना तथा समाजवादी विचारों के प्रचार प्रसार को रोकना था। इसी सिलसिले में वह एंटन ड्रेक्सलर द्वारा स्थापित जर्मन वर्कर्स पार्टी के संपर्क में आया। इस पार्टी की स्थापना ही 1918 में की गई थी और इस समय उसके सदस्यों की संख्या केवल 20-25 थी।
हिटलर ने इस पार्टी की सदस्यता ग्रहण की और उत्साह से पार्टी की सदस्य संख्या को बढ़ाने हेतु कार्य करने लगा। अप्रैल 1920 ईस्वी में इस पार्टी का नाम बदलकर राष्ट्रीय समाजवादी जर्मन श्रम दल कर दिया गया। क्या? राष्ट्रीय समाजवादी जर्मन श्रम दल, या संक्षेप में नात्सी दल रख दिया गया। जो नात्सी शब्द हम पढ़ते हैं उसका जो पूरा संपूर्ण नाम है वो है राष्ट्रीय समाजवादी जर्मन श्रम दल। संक्षेप में उसे नात्सी कहते हैं और धीरे धीरे नात्सी का नाजी हो गया। इसी वर्ष उसने दल के संस्थापक ड्रेक्सलर को दल से निष्कासित करवा दिया और संपूर्ण शक्ति अपने हाथों में केंद्रित कर ली। उसने हेस, गॉरिंग, राजनबर्ग, गोबल्स आदि लोगों की सहायता से दल को शक्तिशाली बनाया। ये वो लोग थे जो इसके सहयोगी थे, गॉरिंग, राजनबर्ग, गोबल्स आदि। और गोबल्स तो बहुत ज़्यादा ही उसका सहयोगी सिद्ध हुआ आगे जा करके। उसके प्रयासों से लोग इस दल की ओर आकर्षित होने लगे। इस दल का अपना विशेष प्रतीक चिन्ह स्वास्तिक, इसका अपना प्रतीक चिन्ह स्वास्तिक, अपना गीत, अपना अभिवादन, अपने नारे और अपनी रैलियां थी। मुसोलिनी की तरह हिटलर की भी अपनी निजी सेना थी, भूरी कमीज वाली, ब्राउन शर्ट। उसकी तो काली कुर्ती दल था और इसका भूरी कमीज वाली एक सेना थी, ब्राउन शर्ट पहने रहती थी। इनका मुख्य कार्य प्रदर्शन करना, दलीय सभाओं की रक्षा करना तथा विरोधी दलों, विशेषकर सोशल डेमोक्रेट्स और साम्यवादियों की सभाओं को बलपूर्वक भंग करना था। एक विशेष सैनिक दस्ता उसकी रक्षा के लिए था जो खोपड़ी के चिन्ह वाली कमीज, काली कमीज पहनता था। हो, खोपड़ी के चिन्ह वाली काली कमीज पहनता था वो दल जो उसकी सुरक्षा में लगा रहता था, ब्लैक शर्ट। 1923 में हिटलर और जनरल ल्यूडेनफोर्ड के नेतृत्व में नाज़ी लोग जर्मन गणतंत्र का तख्ता पलटने का असफल प्रयास कर चुके थे। हिटलर के इस प्रयत्न के कारण उसे जेल जाना पड़ा। उसने कारावास की अवधि का उपयोग मीन कैम्फ नामक पुस्तक लिखने में किया। उसी पुस्तक को, मीन कैम्फ को ही मेरा संघर्ष कहा जाता है। हिटलर के अधिनायक बनने के बाद इस पुस्तक को पढ़ना प्रत्येक नागरिक के लिए आवश्यक हो गया। मीन कैम्प वस्तु से नाज़ी जर्मनी का निर्माण करने के लिए और संसार पर प्रभुत्व स्थापित करने के लिए हिटलर का कार्यक्रम था। मीन कैम्प, मेरा संघर्ष, हिटलर द्वारा उसकी जीवनी कहें या उसकी कृति कहें, जेल में जो उसने 1923 में जो पुस्तक लिखी वो क्या है वो देखेंगे। 1923 में गणतंत्र का तख्ता पलटने के प्रयास में हिटलर को 5 वर्ष की सज़ा हुई थी। जेल में उसे अपनी स्थिति एवं कार्यक्रम पर विचार करने का अवसर मिला था। उसने अनुभव किया कि बलपूर्वक शासन पलटने का कार्यक्रम उचित नहीं था और भविष्य में अपनी सेना का गुप्त संगठन करते हुए तथा कानूनी व्यवहार के पर्दे में अपने लक्ष्य को गुप्त रखते हुए संवैधानिक रीति से सत्ता प्राप्त करने का प्रयास किया जाना चाहिए। यानी उसे एहसास हुआ कि ऐसे नहीं चलेगा। जेल में ही उसने आत्मकथा मेरा संघर्ष का प्रथम भाग लिखा, जिसमें उसने बहुमत शासन की संसदीय प्रणाली की आलोचना करते हुए विशुद्ध जर्मन प्रजातंत्र की अपनी कल्पना प्रस्तुत की, जिसका अर्थ था जनता द्वारा स्वतंत्रता पूर्वक अपने नेता का निर्वाचन और अलग अलग प्रश्नों पर मत संग्रह के स्थान पर व्यक्ति नेता का निर्णय होना चाहिए। यानी अलग अलग मत संग्रह के बजाय जो दलों के नेता हो उनका जो मत है वो उससे निर्णय हो। इस पुस्तक में उसने नाज़ी दल के जन्म एवं विकास का वर्णन किया और भावी कार्यक्रम का भी चित्रण किया। उसमें निर्दिष्ट कार्यक्रम की बहुत कम बातें ऐसी थी जिन्हें उसने आगे चलकर कार्यान्वित नहीं किया हो। नाज़ी दल के सदस्य के लिए मीन कैम्प बाइबल या गीता के समान महत्वपूर्ण धर्म ग्रंथ बन गई। जर्मनी के विस्तार का कार्यक्रम
प्रस्तुत करते समय उसने आत्मनिर्णय के सिद्धांत की दुहाई देते हुए लिखा था कि जर्मन राज्य में समस्त जर्मन वासियों को शासित होना चाहिए। शामिल जर्मन राज्य में समस्त जर्मन वासियों को शामिल होना चाहिए। आत्मनिर्णय के सिद्धांत के साथ ही शाश्वत न्याय के सिद्धांत का भी उसने प्रतिपादन किया, जिसका अर्थ था कि जर्मनी के लिए रहने के लिए स्थान होना चाहिए, जर्मनों के लिए रहने के लिए स्थान होना चाहिए। इस सिद्धांत के अनुसार उसे जर्मन भाषी लोगों को जर्मन साम्राज्य में शामिल कर लेने में कोई संकोच नहीं था। उसने अपने राष्ट्रीय समाजवाद के लक्ष्य को स्पष्ट करते हुए लिखा था कि जर्मन राष्ट्र के लिए इतना प्रादेशिक विस्तार होना चाहिए जिसमें हमारे लोग निवास कर सके। अपने इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए वर्साई की अपमानजनक संधि और जर्मनी के निशस्त्रीकरण का पूरा लाभ उठाया जाना चाहिए और जर्मन जनता के दिमाग में वाइमर गणतंत्र के प्रति विरोध एवं घृणा की ज्वाला को धधकाकर उसे नाजी पार्टी के अनुकूल बनाने का प्रयास किया जाना चाहिए। आगे चलकर उसने 1936 में अपने एक भाषण में इस संबंध में कहा था कि यदि अपार प्राकृतिक संपत्ति से युक्त यूराल पर्वत, विस्तृत मूल्यवान साइबेरिया के वन और अन्न का भंडार यूक्रेन जर्मनी में शामिल हो तो नाज़ी नेतृत्व में जर्मनी समृद्ध हो जाएगा। फ्रांस के बारे में उसने लिखा था कि फ्रांस जर्मन राष्ट्र का अनंतकालीन घातक शत्रु है। फ्रांस जर्मन राष्ट्र का अनंतकालीन घातक शत्रु है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि किस प्रकार से फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद में वाइमर गणतंत्र, साम्यवाद और समाजवाद के विरोध स्वरूप एक सामान्य सा सैनिक कॉर्पोरल सामने आता है और अपनी जो अधिनायकवादी नीतियां हैं और साम्राज्यवादी नीति है, राष्ट्रवादी नीति है, उसके बलबूते पर उसने नाज़ी दल की जो गतिविधियां हैं उसको आगे बढ़ाया और जर्मनी पर उसने एक तरह से कब्जा ही कर लिया। धन्यवाद। प्रोफेसर जलालुद्दीन काठात, SD गवर्नमेंट कॉलेज